नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आइए हम लोग देखते हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, जो आपके पाठ्यक्रम में भी है। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, षष्ठ सोपान कारक विचार, षष्ठ सोपान का कारक विचार। आइए तृतीय व्यक्ति का अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र क्या है? हेतव। सूत्र क्या है? हेतव। यह किस विभक्ति से संबंधित है? यदि परीक्षा में पूछ दे तो यह किस विभक्ति से संबंधित है? यह तृतीय विभक्ति से संबंधित है। यह जो सूत्र है ये परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्वभावतः बच्चे इससे गलत करते हैं। इसलिए इस सूत्र को पढ़ाने के लिए मैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका एवं कारक प्रकरण का सिद्धांत कौमुदी दोनों को लेकर के हम लोग चलेंगे, क्योंकि वृत्तियों को लेकर के और सिद्धांत कौमुदी का जो कारक प्रकरण है उससे भी दोनों मिलाकर चलेंगे, जो कि आपको समझने में आसानी होगा। देखिए सूत्र केवल क्या कह रहा है? हेतव। क्या है? हेतव। इसी को वृत्ति में क्या बता रहे हैं? करें हेत्वर्थे। क्या दे रहे हैं? हेत्वर्थे तृतीया स्यात्। अब बात आती है कि जो हेत्वर्थे है इसमें कौन सी संधि है? हेत्वर्थे शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर आपको मालूम है कि व के पूर्व में आधा अक्षर त है, इसलिए यह कौन सी संधि है? यण संधि है। यहाँ क्लियर हो गया। पूछ दे कि हेत्वर्थे में कौन सा समास है, तो हेत्वर्थे में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। हेतुः अर्थः यस्य सः हेत्वर्थः। तो हेत्वर्थे में कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। क्लियर? हेत्वर्थे हेतु के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, अर्थात जहां हेतु की बात होगी वहां पे कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। आगे इसी को बता रहे हैं, यह तृतीया विभक्ति किस किस अवस्था में होगा? तो कहे हैं द्रव्यादि साधारणम। द्रव्यादि साधारणम निर्व्यापार साधारणम च हेत्वम। यह जो हेतु होगा वह द्रव्यादि, अर्थात द्रव्यादि का अर्थ होगा द्रव्य, गुण और क्रिया। साधारण निर्व्यापार, यह जो हेतु होता है वह सब व्यापार में होता है और निर्व्यापार में होता है। ये आप जानते रहिए, परीक्षा में पूछ दे कि जो हेतु होता है यह किस में होता है? निर्व्यापार में होता है कि सब व्यापार में? क्या व्यापार उसमें होता है तो व्यापार सहित भी होता है और बिना व्यापार का भी होता है। कुछ आपको इसमें व्यापार सहित मिलेंगे, कुछ इसमें व्यापार से रहित मिलेंगे। तो इसमें दो कंडीशन आपको बनता है कि साधारणम, एक साधारण जिसमें व्यापार होगा, एक निर्व्यापारम जिसमें व्यापार नहीं होगा। दो कंडीशन इसमें बनते हैं। इसके बाद कहते हैं हेतु किस में होता है? कहते हैं द्रव्यादि, द्रव्य में होता है, अर्थात द्रव्य में होगा, गुण में होगा और क्रिया में हो। ये तीनों में क्या होता है? हेतु होगा। यह आपको जितने भी इससे संबंधित उदाहरण मिलेंगे यह हेतु के, इसमें दो अंतर हो जाते हैं, एक करण कारक और एक हेतु कारक। दोनों में अंतर है। यदि आप जानते रहिएगा कि जो हेतु होता है और जो करण कारक होता है दोनों में अंतर होगा। यहां पर जो करण कारक होता है, करण कारक में द्रव्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता है। करण कारक में द्रव्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये भी जानते रहिएगा कि जो निर्व्यापार होता है यह करण कारक में नहीं होता है, जो अभी आगे बाबूराम सक्सेना इसी की व्याख्या करेंगे। देखिए कैसे बाबूराम सक्सेना इसकी व्याख्या कर रहे हैं। करें हेतु जो होता है, हेतु बोधक शब्द से, जो हेतु बोधक शब्द है से तृतीया विभक्ति आती है। जो हेतु बोधक शब्द होंगे उससे कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया विभक्ति। बाबूराम सक्सेना कर रहे हैं कि हेतु बोधक जो शब्द है उसे तृतीया विभक्ति आती है। इसके बाद करें हेतु कारण को कहते हैं। हेतु किसे कहेंगे? कारण को कहेंगे। हेतु एक कारण है। क्लियर हो गया? यहाँ पे फल साधन के योग्य को हेतु कहा जाता है। फल
जो साधन के योग्य को क्या कहा जाता है, हेतु कहा जाता है। क्लियर हो गया। यहाँ पे जो फल का साधन के जो योग्य है उसको क्या कहेंगे, हेतु कहेंगे। अर्थात यह जो हेतु है एक नए प्रकार में प्राप्त हो गया, अर्थात फल में भी प्राप्त हो जाएगा। जहां फल की प्राप्ति हो रही है, जहां फल का हेतु द्योतित हो रहा होगा, वहां पर भी हेतु का प्रयोग किया जाता है, वहां पर भी तृतीय विभक्ति होती है। ये भी क्लियर हो गया। अब आगे जब उदाहरण बताएंगे तो सबका एक एक लेकर के उदाहरण हमको बताएंगे कि कहाँ पर हेतु होगा, कहाँ पे द्रव्य होगा, कहाँ पे गुण होगा, कहाँ पे फल होगा, कहाँ पे क्रिया होगा। तो आप एक कंडीशन जान लीजिए कि यहाँ फल साधन के योग को भी हेतु कहते हैं। जहाँ फल की प्राप्ति होगी, जहाँ फल प्राप्त करने के लिए हेतु होगा, वहाँ पर भी तृतीय विभक्ति होगी। यह सूत्र पूर्ण रूप से स्पष्ट आपको हो गया होगा। क्या क्या है देखिए, पहले इसमें हेतु अर्थात हेतु के अर्थ को यहाँ पर क्या करें, हेतु अर्थे दे दिए। यदि परीक्षा में पूछ दे कि हेतु का क्या अर्थ लिया जाएगा, तो यहाँ पर हेतु अर्थे लिया जाएगा, हेतु बोधक लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, हेतु बोधक, हेतुवाचक। यहाँ पर इसमें यदि हम संधि की बात करें बता दिए, समास बता दिए, और इसी के हेतु के अर्थ में तृतीय विभक्ति होता है। हेत्वार्थ तृतीय, हेतु के अर्थ में तृतीय विभक्ति होता है। फिर कंडीशन दे रहे हैं कि द्रव्य में होगा, गुण में होगा, क्रिया में होगा, और जो यह हेतु होता है वह सव्यापार और निर्व्यापार में होता है, एवं फल में भी यह प्राप्त होता है। इसी बात को देखिए हम चार्ट के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। चार्ट के माध्यम से देखिए अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। देखिए हेतु यहाँ पर दे रहे हैं, हेतु क्या का होगा, हेतु में कह रहे हैं द्रव्य में होगा, हेतु में क्या होगा, द्रव्य होगा, गुण होगा, क्रिया का समान रूप से साधक होता है। हेतु किसका किसका साधक होता है, हेतु द्रव्य का साधक होगा, हेतु गुण का साधक होगा, हेतु क्रिया का साधक होगा। इसके साथ साथ फिर कह रहे हैं कि जो हेतु है, हेतु में सब व्यापार प्राप्त होता है। हेतु में क्या प्राप्त होगा, सब व्यापार, व्यापार सहित भी होता है, और निर्व्यापार भी प्राप्त होता है। निर्व्यापार भी प्राप्त होता है, अर्थात हेतु में सब व्यापार निर्व्यापार दोनों प्रकार के यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे सब व्यापार भी रहेगा और निर्व्यापार भी रहेगा। किंतु करण कारक में देखिए, जो करण कारक में, करण कारक केवल क्रिया का साधक होता है। करण कारक किसका साधक होता है, केवल क्रिया का ही साधक होता है। जहाँ जहाँ करण कारक होगा वहाँ केवल यह क्रिया का ही साधक माना जाता है। यदि परीक्षा में पूछ दे कि हेतु जो है वह किस में प्राप्त होता है, तो द्रव्य में, गुण में, क्रिया में, और करण कहाँ प्राप्त होता है, यह केवल क्रिया का साधक होता है। करण किसका साधक होता है, क्रिया का साधक होता है। किंतु यदि हेतु क्रिया का साधक नहीं होता है। क्लियर हो गया। यदि परीक्षा में पूछ दे कि क्रिया का साधक कौन है, क्रिया का साधक कौन है, हेतु है कि करण है, तो करण क्या क्रिया का साधक हो जाएगा, हेतु क्रिया का साधक नहीं होगा। इतना तक विकल्प आप समझ लीजिएगा। और कह रहे हैं जो करण होता है वह केवल सब व्यापार होता है। वो केवल होता है क्या, केवल वह सब व्यापार में प्राप्त होता है, केवल व्यापार सहित ही होता है। करण में व्यापार होता है, वो व्यापार से सहित होता है, निर्व्यापार नहीं होता है। तो हेतु में सब व्यापार भी प्राप्त होता है और निर्व्यापार भी प्राप्त होता है, किंतु करण में केवल सब व्यापार, व्यापार सहित होता है। इसके बाद जब हम उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसको। तो यहाँ पर इस सूत्र में इतने ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए हेतु सूत्र का कुछ हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। हेतु सूत्र के यदि हम बात करें तो परिभाषा को ध्यान रखते हुए हम लोग उदाहरण पे घटाएंगे। करें कि हेतु बोधक शब्द में तृतीय विभक्ति आती है। हेतु कारण को कहते हैं। हेतु किसे कहेंगे, कारण को कहेंगे, जो पूर्व में बता चुके हैं। और फल साधन के योग्य को भी हेतु कहा जाता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। ये परिभाषा आपको क्लियर हो गया इसका अर्थ। अब उदाहरण घटा रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं दंडेन घटः, दंडेन घटः, दंडे से घट, दंडेन घटः। यहां पर व्यापार किसका हो रहा है,
घट के निर्माण का हो रहा है। किससे निर्माण हो रहा है? दंडे से हो रहा है, घट का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे व्यापार भी प्राप्त हो गया। क्लियर हो गया? दंडेन घटः, तो यहाँ पे व्यापार भी, व्यापार के सहित व्यापार हो रहा वहां पर। ठीक। इसके बाद क्रिया जनकता नहीं है, इसमें क्रिया की जनकता नहीं है, क्रिया को उत्पन्न नहीं कर रहा है। यह क्या कर रहा है? यह क्रिया को उत्पन्न नहीं कर रहा है। यहाँ पे कोई क्रिया नहीं है। दंडेन घटा में कोई क्रिया नहीं, इसलिए क्रिया की जनकता नहीं है। यदि क्रिया की जनकता होता तो यह करण कारक हो जाता। क्या होता है? ये करण कारक हो जाता। इसलिए हेतु यहाँ पर क्रिया की जनकता नहीं है। तो परीक्षा में पूछ दे कि दंडेन घटः में क्रिया की जनकता प्राप्त होती है कि नहीं होती है, तो दंडेन घटः में उदाहरण में क्रिया की जनकता नहीं प्राप्त होती है। यहाँ पे क्रिया उत्पन्न ही नहीं, क्रिया है ही नहीं, तो यहाँ पे क्रिया की जनकता नहीं है। किंतु यह सब व्यापार है। यह क्या है? सब व्यापार है। यह इसमें व्यापार सहित है। दंडेन घटः यह क्या है? यह व्यापार से दे। परीक्षा में पूछ दे आपसे कि दंडेन घटः इति दंडेन शब्दः कः, दंडेन शब्द क्या है? तो यहाँ पर परीक्षा में सब व्यापार, निर्व्यापार, क्रियाजनकता ये और कोई नहीं, इस प्रकार से प्रश्न विकल्प बना दिया जाएगा। तो आपको क्या होगा? इसमें से सब व्यापार मारना होगा, क्रियाजनकता नहीं मारना होगा। क्रियाजनकता है ही नहीं इसमें, तो क्या हो जाएगा? सब व्यापार, निर्व्यापार यहाँ पे नहीं होगा। इसके बाद दे रहे हैं कि जो यहाँ पर घट है वो द्रव्य है। घट क्या है यहाँ पे? दंडेन घटः में, दंडेन घटः जो उदाहरण है इसमें जो घट है वो क्या है? द्रव्य है। जो भी हम ऊपर की आपसे बात कर रहे थे कि हेतु किस में होता है? द्रव्य में, गुण में, क्रिया में। तो यहाँ पर दंडेन घटः यह किसका उदाहरण है? यह द्रव्य का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? द्रव्य का उदाहरण है। और घटः में जो घट है वह क्या है? द्रव्य है। इसके बाद घट का जनक दंड है। यहाँ पर जो घट है, घट का जनक कौन है? दंड है। यदि परीक्षा में पूछ दे कि दंडेन घटः में घट का जनक कौन है, तो यहाँ पर दंड हो गया, घट का जनक हो गया। इस प्रकार से जितने भी प्रश्न आपको दंडेन घटः से बनने लायक है, सभी हम आपको एक एक पॉइंट आपको स्पष्ट कर दिए हैं। अब आप जैसे भी परीक्षा में घुमाकर पूछेगा आप कर ले जाइएगा कि दंडेन घटः में कौन सा व्यापार है? तो सब व्यापार है। कौन सी जनकता है? तो यहाँ पे क्रिया की जनकता प्राप्त नहीं होती है। घट क्या है? द्रव्य है। और घट का जो जनक है वो क्या है? दंड है। क्लियर हो गया? अगला उदाहरण दे रहे हैं कि पूर्णेन दृष्टो हरि, पूर्णेन दृष्टो हरि, पूर्ण के कारण हरि दिखाई पड़े। यहां पर देखिए यह क्या है? यह गुण हेतु है। यह क्या है? यहां पर गुण हेतु है। यहां पर पूर्णेन दृष्टो हरि, पूर्ण के कारण हमें दिखाई दे। यहाँ पर जो ये पूर्ण शब्द है यह क्या है? गुण है। तो ये दूसरा उदाहरण हो गया। जो भी हम आप ऊपर हेतु बता रहे हैं कि द्रव्य गुण, तो यह आपको गुण का उदाहरण हो गया, पूर्णेन दृष्टो हरि। इसके बाद एक और इसमें से प्रश्न बनेगा कि पूर्णेन दृष्टो हरि में क्या इसमें सब व्यापार है कि निर्व्यापार है? तो यह निर्व्यापार, इसमें कोई व्यापार नहीं हो रहा है। इसमें कोई व्यापार नहीं हो रहा है। यह किसका उदाहरण है? यह निर्व्यापार का उदाहरण है। तो यह आप इसको भी जान लीजिए। क्लियर हो गया यहाँ पे? और इसमें भी क्रिया की जनकता नहीं है। इसमें क्रिया की जनकता नहीं है। दूसरा देखिए, एक तीसरा उदाहरण क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं कि अध्ययनेन, अध्ययनेन वसति, अध्ययनेन वसति। यहां पर अध्ययन के प्रयोजन से रहता है, अध्ययन के प्रयोजन से। अब देखिए, जब यहां पर जो फल का हेतु है, रहने का हेतु क्या है? वह क्यों वसत, क्यों वस रह रहा है? अब यहां पर जो भी ऊपर हम बता रहे फल साधन के योग्य को हेतु कहते हैं, यह इसी का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? फल का उदाहरण है। यहां पर जो अध्ययन, अध्ययन के प्रयोजन से रहता, अध्ययन के प्रयोजन से रहता है, वहां जो निवास कर रहा है, निवास करने का वहां पर क्या है? उसका हेतु है। वहां फल जो हेतु है वो अध्ययन करना है।
हेतु क्या वहाँ पे अध्ययन करना, वहाँ फल की जो प्राप्ति होगी, जब वो रहेगा तो अध्ययन करेगा तो उसको फल की प्राप्ति होगी। तो इसलिए वहाँ पे जो रह रहा है वसति में, वह हेतु, वह फल की जो प्राप्ति वह अध्ययन से हो रहा है। तो यहाँ ये फल का उदाहरण आपको प्राप्त हो रहा है, यह उसी का उदाहरण है जो आपको यहाँ पे बताया है। इसलिए देखिए वृत्ति में भी कहते हैं कि फलम अप इति हेतु, यहाँ पर जो हेतु है वो क्या है, फल के रूप में है। हेतु क्या है यहाँ पे, फल के रूप में, जो वृत्ति में भी कहा गया है। क्लियर हो गया। देखिए उसी से संबंधित बाबूराम सक्सेना एक तीसरा उदाहरण, चौथा उदाहरण दे रहे हैं। चौथा उदाहरण दे रहे हैं, धनम परिश्रमेण भवति। जो धन होता है वो परिश्रम से होता है। तो यहाँ पर यह जो परिश्रमेण बन रहा है, यह क्या है, जब हम परिश्रम करेंगे परिश्रमेण, तो यह गुण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गुण का उदाहरण, परिश्रमेण भवति, ये गुण का उदाहरण हो जाएगा। धन परिश्रम से होता है। इसके बाद अगला उदाहरण दे रहे हैं, तेन पराधेन दंडयो असि। तेन पराधेन दंडयो असि, उस अपराध के कारण तुम दंडनीय, उस जो अपराध कियो, जो हेतु क्या है वहाँ पर, जब तुमने अपराध किया, करें तेन अपराधेन, उस अपराध के कारण तुम दंडनीय हो। जो तुमने अपराध किया उस अपराध के कारण तुम दंडनीय हो। इसलिए यहाँ पर हेतु है। अपराध क्या है, यहाँ पर हेतु है। उस अपराध जो तुमने किया उसी का हेतु है, जो दंड का तुम भागी बने। अगला दे रहे हैं उदाहरण, बुद्धि ही विद्या वर्धते। बुद्धि जो होती है वो विद्या से बढ़ती है। किससे बढ़ती है, विद्या बढ़ती, विद्या से बढ़ती है। यहाँ पर भी यह क्या है, यह गुणवाचक है। यह क्या है, गुणवाचक है। बुद्धि जो है विद्या वर्धते, बुद्धि विद्या से बढ़ती है। यह किसका उदाहरण है, यहाँ बुद्धि विद्या, यह हेतु का उदाहरण है। यदि परीक्षा में पूछ दे कि बुद्धि विद्या वर्धते इति उदाहरण से केन सूत्रेण सिद्ध्यति, केन सूत्रेण सिद्ध्यति, किस सूत्र से सिद्ध होता है, तो यह हेतु सूत्र से सिद्ध होता है। किस सूत्र से सिद्ध होगा, हेतु से सिद्ध होगा। वही उदाहरण दे दें, तेन पराधेन दंडयो असि इति उदाहरण केन सूत्रेण सिद्ध्यति, तो हेतु सूत्रेण सिद्ध्यति, हेतु सूत्र से सिद्ध होता है। इस प्रकार से यह आपको हेतु सूत्र का जो परिभाषा, जो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, एक एक पॉइंट हम आपको बता दिए कि कहाँ कहाँ घटित होगा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसी से संबंधित आपको हम उदाहरण भी घटा दिए, जो बाबूराम सक्सेना से संबंधित उदाहरण हैं। और एक जो उदाहरण बाबूराम सक्सेना ने नहीं दिया वह दंडेन घटः, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसलिए मैं सिद्धांत कौमुदी से लेकर के यहाँ पे आपको दे दिया, समझा दिया। क्योंकि यह रेयर केस में परीक्षा में पूछा जाए तो आप इसको जानते रहिए। बाबूराम सक्सेना में उदाहरण नहीं है, लेकिन मैं आपको अलग से सिद्धांत कौमुदी में दे दिया कि आप इसको जानते रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यह उदाहरण है। इस प्रकार से आपका हेतु यह सूत्र सिद्ध होता है। धन्यवाद।